हेलो स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक बल्ब जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर होने के बाद भी उसमें जो थिन वायर है वो मेल्ट नहीं होता है? या फिर कभी आपने सोचा है कि जो पेसमेकर होता है उसमें कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है? या फिर इसी तरह से हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारे हाउसेज में जो एनर्जी, क्लीन एनर्जी आ रही है, उसका सोर्स क्या है? कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर नीट। चलिए लेट्स स्टार्ट डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कुछ उसकी पोजीशन की बात करेंगे, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, साथ ही साथ एटॉमिक रेडियस, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, किस प्रकार से ये एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं कि ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करें कि पीरियोडिक टेबल में इनकी क्या पोजीशन होती है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक होता है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक होता है, ग्रुप नंबर 3 to 12। और अगर पीरियड के नंबर की बात करें तो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होकर के 4, 5, 6 एंड 7 यहां पर हमको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं। एक और बात स्टूडेंट कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हमें पीरियोडिक टेबल का जो मेन फ्रेम होता है उसमें नीचे की तरफ बॉटम पार्ट में दो सीरीज दी गई है, टू सीरीज है। फर्स्ट लेंथोनेट सीरीज, सेकंड एक्टिनोइड सीरीज। वहां पर टोटल 28 एलिमेंट है, 14 + 14 जो कि हम बोलते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये तो बात हुई इनकी पोजीशन की कि ये कहां पर मिल रहे हैं। अगर इन सीरीज की हम बात करें तो 3D सीरीज कहा जाता है इस फर्स्ट सीरीज को, स्कैंडियम टू जिंक। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसको 3D सीरीज क्यों कहा जा रहा है? एक्चुअली यहां जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, यहां जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम टू जिंक, ये जो एलिमेंट है इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है 3D सबशेल में, इसलिए इस सीरीज को 3D सीरीज भी कहा जाता है। इसी सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर 4D सीरीज की बात करूं, ये ट्रियम टू कैडमियम, तो ये ट्रियम से लेकर जो कैडमियम तक एलिमेंट है इन्हें बोला जा रहा है 4D सीरीज, देन 5D सीरीज, देन 6D सीरीज। इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर भी है। रीजन क्या है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये जो एलिमेंट्स है अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहां से क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं। हमने ऐसा भी देखा है नीट एग्जाम में कि डायरेक्टली कोई एलिमेंट दे करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसके बाद करेंगे इसके एक्सेप्शंस की कि एक्सेप्शंस कौन कौन से बनते हैं जो जनरल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होता है जो हमें याद भी होना चाहिए। चलिए सबसे पहले अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये बनता है n-1d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, और ns में 0 और 2। ध्यान से देखना हमने क्या लिखा है, n-1d, यानी कि जो n-1d सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होंगे, 1 से लेकर 10 तक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहीं चल रही है। और जो आउटर मोस्ट शेल का s सब शेल है उसमें 0 से लेकर 2 तक है। स्टूडेंट एक बात यहां ध्यान रखना कि यहां पर आपको कभी कभी ये ns1 और 2 ये भी लिखा मिल सकता है, ये भी करेक्ट है। फिर 0 से 2 क्यों लिखा गया है सर? केवल एक एलिमेंट ऐसा है इस पूरे डी ब्लॉक में, पैलेडियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल का जो एस सब शेल है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको भी इंक्लूड करते हुए हम 0 to 2 लिख सकते हैं। तो 1 to 10 एंड 0 to 2। n-1 का मीनिंग आप समझ गए कि n-1 शेल, nth शेल को अगर मैं आउटर मोस्ट शेल बोल देता हूं तो n-1 शेल डी जो है उसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, और आउटर मोस्ट शेल के एस में या तो 0 से लेकर के 2 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो बात हुई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब यहां पर एक्सेप्शन भी हमको देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जितना भी, अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो एक्सेप्शंस आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट या फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट में ही मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट जनरल रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, कुछ उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऐसा इनमें ही क्यों होता है? ऐसा क्या रीजन है? तो इसका रीजन है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल और उसके अंदर वाली जो सब शेल है, जैसे बोल सकता हूं ns n-1
जो डी है, या अगर एफ ब्लॉक की बात करूं तो ns n-1d n-2f जो सबशेल है, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। ये डिफरेंस कम होने की वजह से, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप कम होने की वजह से अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी बोल सकता हूं कि वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, या वो भी आगे चले जाते हैं हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, क्योंकि हाफ जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए, और ऐसा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्यों नहीं होता है कि सर वहां पर भी तो हाफ फील्ड बनाने के लिए एस का इलेक्ट्रॉन पी में चला जाए या पी का इलेक्ट्रॉन एस में चला जाए, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ऐसे एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए, अब जो भी रीजन रहा है एक्सेप्शंस आने का, लेकिन एक्सेप्शन कहां मिल रहे हैं वो हमें याद होना चाहिए। हमारे लिए तो काम की बात यह है कि सर एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो वो एक्सेप्शंस कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए अलग अलग सीरीज के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखने वाले हैं। जैसे अगर बात करूं मैं 3D सीरीज में, तो क्रोमियम एंड कॉपर, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जहां पर एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। कैसे? आप जानते हैं क्रोमियम में अगर बात करूं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3d4 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं स्टूडेंट कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें होता है डी में, और एक्चुअली रीअरेंजमेंट होने के बाद बन जाता है 3d5 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? क्रोमियम का। सेम ऐसे हम जानते हैं कि कॉपर में भी इसी प्रकार से देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 4D सीरीज में, तो 4D सीरीज में ये एलिमेंट है, देन 5D सीरीज, देन 6D सीरीज। ये तो एलिमेंट हुए जहां एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं करना है, हमें पूरी सीरीज, जितनी भी सीरीज यहां पर होती है, सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप इनको सीक्वेंस में 2 से 3 बार नोट डाउन कर लेते हैं, 2 से 3 बार लिख लिख करके देख लेते हैं, तो ये याद भी हो जाते हैं। ध्यान रखें, सारा एक सीक्वेंस में ही याद करना है। अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की, तो जैसा कि अभी बात की मैंने, क्रोमियम और कॉपर में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आगे भी 4D सीरीज, ये 4D सीरीज के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी से बिल्कुल लिए गए हैं। आपको इसको एक सीक्वेंस में याद करते चलना है। सेम इस तरह से 5D सीरीज एंड 6D सीरीज के एलिमेंट जिनका यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी एलिमेंट देकर के आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और ये सॉल्व आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न हो। और लर्न एक एक करके नहीं करना है स्टूडेंट्स, एक पूरी सीरीज को एक साथ लर्न करना है। सीक्वेंस बनेगा उसमें, आसानी से वो याद भी हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि पैलेडियम के लिए पूछा गया। अब देखना जरा मैं कैसे इसका फाइंड आउट करता हूं। इसका आंसर हमें पता है निकल वाले ग्रुप में आने वाला एलिमेंट है। कुछ इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। निकल जो है वो 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज का एलिमेंट है, और उसी के नीचे आने वाला एलिमेंट है पैलेडियम। और ये जो पैलेडियम है इसमें क्या हो जाएगा? 4D सबशेल आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और अभी मैंने आपको बताया इस पूरे डी ब्लॉक में केवल एक एलिमेंट ऐसा है पैलेडियम जिसके आउटर मोस्ट शेल के एस में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 4d10 5s0। अगर मैं निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो क्या बनता है? 3d8 4s2। ये तो है निकल का, लेकिन पूछा किसका गया है? पैलेडियम का, और ये s में 0 इलेक्ट्रॉन। तो जरा मैच कर लें कि कौन सा आंसर इसमें आपका आ रहा है। वेरी गुड, आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड, 4d10 5s0। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, एटॉमिक रेडियस की। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडियस का। अगर रेडियस का हम एक एनसीईआरटी का ग्राफ लेते हैं यहां पर, तो देखो स्टूडेंट किस प्रकार से वो ग्राफ आ रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है। हम ये जानते हैं कि नॉर्मली जनरली जब कभी भी पीरियड में ऑर्डर बनाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होता है तो रेडियस डिक्रीज होती है। तो यहां क्या हो रहा है? रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। लेकिन ये रेगुलर ट्रेंड नहीं रह पाता, आगे कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं जरा देखना। पहले तो रेडियस डिक्रीज हो रही है, जैसे कि नॉर्मली डिक्रीज होती है, लेकिन बाद में कुछ एलिमेंट ऐसे आते हैं जहां ऑलमोस्ट सेम है और उसके बाद वापस रेडियस इंक्रीज होने लगती है। इसके पीछे क्या रीजन है, इस रीजन को अभी समझेंगे। लेकिन ये जो ग्राफ दिया गया है ये 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए है, और कुछ इसी प्रकार से 4D सीरीज के एलिमेंट के लिए ग्राफ बनता है, और सेम इसी प्रकार से अगर बात करें तो 5D सीरीज के एलिमेंट के लिए ग्राफ हमको देखने को मिलता है। कुछ इसी प्रकार के ट्रेंड तीनों सीरीज में हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें जो याद रखना है या जो रीजन हम अभी समझने वाले हैं वो 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए समझने वाले हैं।
देखो जरा 3D सीरीज की अगर बात करते हैं तो ये एलिमेंट है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। सबसे पहले तो ये कि ये ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रही है। आयरन कोबाल्ट निकल यहां पर रेडियस ऑलमोस्ट सेम है और उसके बाद देख रहे होंगे कि आप इंक्रीज हो रही है। इनके पीछे क्या रीजन है, तो रीजन देखो जरा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस रेडियस डिक्रीजेस। ये तो नॉर्मल ट्रेंड हुआ जो कि फॉलो हो रहा है। जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है और जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा तो रेडियस डिक्रीज होगी। लेकिन यहां क्या हुआ सर, इस जगह क्या हुआ, यहां साइज कैसे ऑलमोस्ट सेम हो गई, तो जरा समझना कि यहां पर जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये क्या है सिग्मा, या ये कैसे बैलेंस हो रहा है, जरा इस बात को ऐसे समझें। ये जो आयरन है, इस आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D6। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो आयरन है इस सीरीज का वो फर्स्ट एलिमेंट है जिसमें पेयरिंग हुई है। क्या बोला मैंने, डी सब शेल में पेयरिंग। अगर आप इस आयरन से पहले वाले एलिमेंट को देखें तो कहीं पर भी डी सब शेल में पेयरिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं है। ये D1 से स्टार्ट होता है, यहां तक चलता है D5, D1 टू D5 कोई पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि D6 से पेयरिंग होती है। अब स्टूडेंट्स एक बात बताना मुझे कि जब एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें डबल इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयरिंग हो रही है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन ज्यादा कहां होगा, जहां पर डबल इलेक्ट्रॉन है, जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन भी ज्यादा होगा। अब मुझे एक बात बताना कि अगर रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हाई होता जा रहा है, तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा दूर जाएगा, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के क्लोज आएगा। सर जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और दूर जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस इंक्रीज होने लगेगी, तो फिर रेडियस इंक्रीज होने लगेगी। यानी कि यहां क्या होता है, पेयरिंग हो जाने से रेडियस अचानक से इंक्रीज होने लगती है, लेकिन अपनी ही स्पीड से जेड इफेक्टिव भी तो इंक्रीज हो रहा था। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, रेडियस को डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये सिग्मा या बोल दूं मैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये भी तो इंक्रीज हो रहा है और ये साइज को इंक्रीज करता है। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। रेडियस ना तो इंक्रीज हो पा रही है ना डिक्रीज हो पा रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट सेम। देखना जरा, कोबाल्ट, यहां आयरन में क्या था, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट में होता है D7, यानी कि D6 से हुआ D7, एक पेयर इंक्रीज हुआ, वन इंक्रीमेंट कितने का, वन पेयर का, और D7 के बाद आ जाता है D8 और यहां पर इंक्रीमेंट होता है एक और पेयर, यानी कि यहां वन पेयर, यहां पर टू पेयर, यहां पर थ्री पेयर, एक एक करके पेयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। पेयर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, उसने ना तो रेडियस को इंक्रीज होने दिया ना डिक्रीज, यानी कि एक ये दोनों फैक्टर बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। फिर यहां क्या हुआ सर, कॉपर में, निकल से कॉपर जाते ही फिर सडनली साइज क्यों इंक्रीज हो जाती है, एक्चुअली D6, D7, D8, क्या यहां पर D9 होता है क्या, D6 था, फिर D7 हुआ, फिर D8 हुआ, क्या D9 हो गया, एक एक करके पेयर इंक्रीज होता है, नहीं सर, यहां पर क्या है, ये D9 नहीं है, यहां पर ये होता है D10, यानी कि सडनली एक साथ ही दो पेयर इंक्रीज होते हैं, टू पेयर का इंक्रीमेंट है। यहां एक एक करके पेयर इंक्रीज हो रहा था, वहां सडनली दो पेयर एक साथ इंक्रीज होते हैं, और इसलिए यहां पर अगर हम बात करें कॉपर और जिंक में, तो डोमिनेट कौन कर जाता है, सिग्मा, या डोमिनेट कौन कर जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इसकी वजह से रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से ये ऑर्डर बनता है इस 3D सीरीज में। 3D सीरीज का ही ऑर्डर आप याद रखें और इस रीजन के साथ याद रखेंगे तो ये आपके मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन रहेगा काफी टाइम तक, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से रीजन को देखते हुए, कंसिडर करते हुए आप इस ऑर्डर को याद रखें। आपको 4D सीरीज और 5D सीरीज में इस तरह से ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो भी अभी मैंने बोला कि किस तरह से ये ऑर्डर बन रहा है, किस तरह से कब कौन डोमिनेट कर रहा है, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहां पर स्लाइड पर लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इन ग्रुप, यानी कि ग्रुप में अब क्या हो रहा है। इस बात हुई पीरियड की और उसमें भी 3D सीरीज की बात की। ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो किस प्रकार से ट्रेंड हमको देखने को मिलते हैं। चलिए ग्रुप की बात करें तो हम बात कर रहे हैं 3D सीरीज वाला कोई एलिमेंट है, एक 4D सीरीज एलिमेंट है और एक 5D सीरीज एलिमेंट है। हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के ग्रुप में। एग्जाम्पल ले सकते हैं टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम। देखना जरा, जब हम टाइटेनियम से जिरकोनियम पर जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, और अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज होगी।
मैं बोल सकता हूं कि जब 3D सीरीज के एलिमेंट से 4D सीरीज के एलिमेंट पर जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होती है। लेकिन यहां देखना जरा जिरकोनियम और हैफनियम को, जिरकोनियम से हैफनियम जाने पर नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हुई है, लेकिन साथ ही साथ जेड इफेक्टिव भी बहुत हाई हो चुका है हैफनियम का। क्योंकि हैफनियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो हैफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72, और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हैफनियम से जस्ट पहले 58 से 71 ये जो एटॉमिक नंबर है, इस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट भी आए होंगे। क्या आप जानते हैं 58 से 71 ये कौन से एलिमेंट होते हैं जो हैफनियम से पहले आ गए? ये है लेंथोनाइट सीरीज एलिमेंट, और लेंथोनाइट सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आता है एफ सबशेल में, और एफ सबशेल का सिग्मा यानी कि शील्डिंग यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल शील्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है क्या जेड इफेक्टिव। तो इसका भी जेड इफेक्टिव हाई हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इससे पहले कौन आए? लेंथोनाइट सीरीज के एलिमेंट। इस 4f वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो 4f14 वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो f के जो 14 इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से इसका जेड इफेक्टिव हाई हो गया। अब मुझे एक बात बताना, जब जेड इफेक्टिव हाई होता है तो रेडियस डिक्रीज होती है, करेक्ट? रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से, लेकिन जिरकोनियम से हैफनियम आने पर नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हुई है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो रेडियस को इंक्रीज होना चाहिए। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो साइज में साइज श्रिंक होनी चाहिए, और ऐसा ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। फिर हम बोल सकते हैं कि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो ये एक ट्रेंड बनता है, एक जनरल ट्रेंड की बात कर सकता हूं डी ब्लॉक में कि 3D से 4D इंक्रीज और 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट सेम। एक जनरल ट्रेंड की बात की है मैंने यहां पर। अब एक और बात सुनना जरा, सर क्या इसको हम थर्ड ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो फिर सुनना जरा, सबसे पहले ध्यान रखना कि ये 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों हुई है? इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होने का रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसकी वजह से यहाँ साइज ऑलमोस्ट सेम हुई है, या यूं बोल दूं मैं, ये जो दो एलिमेंट थे जिरकोनियम हैफनियम, इनके बीच में लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट आ गए, वहां पर ये इस तरह की साइज में जो है आपको ऑर्डर देखने को मिला, ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर देखने को मिला। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं स्कैंडियम वाले ग्रुप में, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, और ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ ऑर्डर बनाता हूं तो ये बनेगा स्कैंडियम टू यट्रियम, टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस। यहां बताना जरा, यट्रियम और लेंथेनम अगर ऑर्डर बनाया जाएगा तो क्या ऑर्डर बनेगा? तो यहां पर ऑर्डर बनेगा इंक्रीजिंग। ये ट्रिम से लेंथेनम जाने पर इंक्रीज हुआ है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने लिखा कि 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, यहां तो नहीं लिखा। अरे स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा है कि जब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बनेगा, और आपको पता है लेंथेनाइट एलिमेंट जो है, लेंथेनाइट सीरीज, वो स्टार्ट ही कहां से होती है? लेंथेनम के बाद से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये ट्रियम और लेंथेनम के बीच में लेंथेनाइट सीरीज नहीं है, यहां कोई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, नॉर्मल ऑर्डर बनेगा, एक जनरल ऑर्डर बनेगा। जनरल ऑर्डर कौन सा? टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस। ये बात हुई ग्रुप में कि डी ब्लॉक के ग्रुप में किस तरह से रेडियस का ऑर्डर बनाएंगे। एक क्वेश्चन यहां पर है जिसमें बोला गया है कि जिरकोनियम और हैफनियम है सिमिलर एटॉमिक रेडियस, यहां सिमिलर एटॉमिक रेडियस होती है, क्या रीजन है इसका? तो रीजन बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जिरकोनियम और हैफनियम के बीच में लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट आ जाते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक नेचर की बात कर सकता हूं। और हम जानते हैं ऐसे एलिमेंट जिनमें, ऐसे स्पीशीज जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज होती है वो है पैरामैग्नेटिक, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो क्या होती है? डायमैग्नेटिक। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम जानते हैं कि जब उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है D1, D2, D3, D5 इस तरह से, तो उनमें काफी हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, इसलिए ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले सब्सटेंस है, या बोल सकता हूं ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक हम कब बोलेंगे? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो है पैरामैग्नेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती हैं वो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज का हम मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि जो स्पिन है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसकी वजह से जो मोमेंट वहां पर आया है उसी को बोल रहे हैं हम स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस टू अंडर रूट।
ये जो n यहां लिखा गया है, ये n ध्यान रखना, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो भी स्पीशीज आपको गिवन है, अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इसमें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस कैलकुलेट करके आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, BM से इसको लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। क्रोमियम +3 का हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। क्रोमियम +3 का फाइंड करना है। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहां पर हमें क्रोमियम +3, ये क्रोमियम नहीं है, क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया। अब मैं कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान रखें, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, क्रोमियम का। मुझे क्या बनाना है, क्रोमियम को +3, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है 4s आउटर मोस्ट शेल से, तो यहां से तो एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। अब क्या बचा मेरे पास, 3d5। अब 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करने हैं जो यहां से रिमूव होंगे, और हम बोलेंगे कि ये क्या बन जाएगा, 3d3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d3। अब 3d3 है, अब पता कर सकते हैं आप डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां जो ये n लिखा है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 3, तो 3 × 3 + 2, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे और ये √15 हो जाएगा, √15 BM बोर मैग्नेटॉन। ये यूनिट भी हम यहां पर लिख सकते हैं। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड किया जाता है। हम जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा अभी, कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट को रिपेल करते हैं, यानी कि मैग्नेट से दूर जाते हैं, और इस तरह से पैरा और डाया को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैग्नेट के थ्रू। ये तो बात हुई कि पैरामैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। एक और टर्म होती है फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्या है फेरोमैग्नेटिज्म, हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक, यानी कि जो स्ट्रांगली, जो ऐसे सब्सटेंस जिनमें मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया जाता है तो वो वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक या एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये होता है फेरोमैग्नेटिक। कौन से एलिमेंट शो करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कौन से हैं डी ब्लॉक में, तो है आयरन, कोबाल्ट, निकल। क्लियर। तो ये फेरोमैग्नेटिक हुआ, ये हुई बात मैग्नेटिक नेचर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। ये क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, देखते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मीनिंग सिंपल सा है कि जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, जैसे मैं बात करूं डी ब्लॉक का एक मेटल लेता हूं, मेटल का क्रिस्टल होता है, ये मैंने डी ब्लॉक मेटल का एक क्रिस्टल लिया, इस तरह से ये मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड मेटल्स हैं। कोई भी सेम टाइप का कोई मेटल, आयरन ले लिया, टंगस्टन ले लिया, कोई भी एक मेटल है। आप ये देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि ये जो मेटल क्रिस्टल है, इसके बीच में अगर मैं मेटल की बात करूं तो यहाँ कुछ एम्प्टी स्पेस आपको दिख रही है, इसमें कुछ खाली जगह दिख रही है। ये जो एम्प्टी स्पेस है इसी को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल साइज के एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ये आकर के ट्रैप हो जाते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, स्मॉल साइज एटम यहां पर ट्रैप हो जाते हैं, और इसी कंपाउंड को कहा जाता है फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये जो एलिमेंट आता है हाइड्रोजन या कार्बन या जो भी यहां जब ट्रैप हो रहा है, जो एलिमेंट स्मॉल साइज का एलिमेंट, ध्यान रखना वो किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है इस मेटल के साथ में, केवल वो खाली जगह थी, एम्प्टी स्पेस थी, उसमें आकर के वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, दैट्स ऑल। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले थे, जितने इलेक्ट्रॉन पहले उस मेटल के पास थे, अभी भी उतने ही अनपेयर्ड या इलेक्ट्रॉन है। कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना है, कोई आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, केवल खाली जगह थी, वहां आकर के ट्रैप हो गए। मुझे एक बात बताना, अगर ये इस तरह से ट्रैप हो जाएंगे, इस तरह से ये जो एम्प्टी स्पेस है अगर ये फिल हो जाती है, तो फिर ये जो क्रिस्टल बना है इसकी हार्डनेस बताओ जरा, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। पहले हॉलो स्पेस थी, अब वो नहीं है, अब क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल है, तो अब इसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसके हीट ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कि एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दी जा रही वो इंक्रीज हो जाएगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बताया जरा इसकी कंडक्टिविटी।
बताना जरा, क्या कंडक्टिविटी ये बैड कंडक्टर हो जाएंगे या कंडक्टिविटी शो करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहां पर नीट में एक क्वेश्चन बन चुका है इस जगह से, और वो ये है कि इनकी कंडक्टिविटी रिटेन रहती है। प्योर मेटल भी कंडक्टर था और उसके बाद ये जो क्रिस्टल बनता है या जो बोल दो इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनता है, ये भी कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन कंडक्टिविटी पहले से कम हो जाती है क्योंकि वो जो खाली जगह थी वो अब उतनी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए इतने अब यहां पर स्पेस नहीं है, लेकिन कंडक्टिविटी रिटेन रहती है, कंडक्टिविटी बाद में भी शो करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सीख पे, और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें इंटरस्टेशियल कंपाउंड की, तो ये कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं, नॉन स्टेरियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है कि किस रेशियो में हाइड्रोजन या कार्बन आएगा। मैंने कहा कितने कुछ वो जो जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कंपाउंड्स बनते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी की, जैसा कि मैंने कहा कि कंडक्टिविटी रिटेन रहती है, और उसके बाद बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, बता चुका हूं कि मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में, और जैसे जैसे इनकी इस पे जो जैसे कि मैंने कहा कि इनका हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, इनकी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, तो ये सब बातें बता रही है कि इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है, यानी कि ये इनर्टनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज है इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स की। अगर इसका एक डायग्राम से इसको समझते हैं तो कुछ इस प्रकार का ये मेटल का क्रिस्टल है जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्मॉल साइज के एटम आकर के ट्रैप हो जाते हैं, तो ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड है और उसकी प्रॉपर्टीज। अगर हम आज के चैप्टर की बात करें जो आपके आज हमने पढ़ा है आज के सेशन में, उसको की टेक अवे से थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से ये डी ब्लॉक के मेटल्स कहाँ पर होते हैं, किस तरह से किस पीरियड में और किस ग्रुप में आते हैं, 40 एलिमेंट्स होते हैं सब। उसके बाद हम बात करें इनके एक्सेप्शंस की कि कहाँ कहाँ इनमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, तो ये 3D 4D 5D और 6D सीरीज के एलिमेंट जहाँ हमें एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से स्पेशली इनका जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस, 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर किस प्रकार से बनता है इसका जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद लास्ट में पढ़ा इंटरस्टेशियल कंपाउंड, किस प्रकार से इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच।